हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 41। अभी तक 40 लेक्चर हो चुके हैं, जाइए और उसको देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी सारी, ठीक है। इसके अलावा जो भी नई सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जैसे एक्सप्लेनर सीरीज है, प्रीलिम्स इज कमिंग सीरीज है, ये सब चीजें आपको वहां पर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मंथली बुकलेट हमने लॉन्च कर दी है। मंथली बुकलेट का भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वो सारे लिंक्स आप देख लें डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके आने वाली क्लासेस की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे आज टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं पहला टॉपिक जो है, दैट इज कोड। पहला टॉपिक जो है वो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या होता है, उसको जानने से पहले हमको कोडेक्स एलिमेंटेरियस समझ में आना चाहिए, फिर हम समझेंगे कि वाई न्यूज की न्यूज के अंदर क्यों है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है ये अपन समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि भारत ने कोई फूड क्रॉप प्रोड्यूस करा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वीट प्रोड्यूस करा। अब वीट भारत खुद तो खाएगा ही, प्लस एक्सपोर्ट भी करेगा, है ना। एक्सपोर्ट भी करेगा। मान लीजिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। या फिर और ईरान, इन कंट्रीज को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज को हमने अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट करा, राइट। अब इन सब कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करने पे कुछ ना कुछ ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए ना। कुछ ना कुछ एक तरह से क्या होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि भाई इस स्टैंडर्ड का हमारा फूड प्रोडक्ट है ना। ये सब इंटरनेशनल क्योंकि ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल फूड ट्रेड हो रहा है, तो इंटरनेशनल फूड ट्रेड के लिए हमको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ कोड ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटरनेशनली। उस गाइडलाइंस, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को, और हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस। कोडेक्स एलिमेंटेरियस। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा आराम से। वीट मतलब वीट अच्छी क्वालिटी का है, मतलब वीट के अंदर अच्छी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हमने यूज करी है, मतलब सेफ्टी, क्वालिटी, फेयरनेस, ये सब कुछ है इसके अंदर वीट के अंदर। अफ्रीका को बोलेंगे कि भाई देखो हमारा वीट जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस फॉलो कर रहा है, तो ये भी खरीद लेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभार किसी कंट्री की क्या होती है, किसी कंट्री के दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्या दिक्कत हो जाती है कि यार भारत का वीट नहीं खरीदना है हमें, तो भारत के ऊपर वो एलिगेशन लगाने लग जाता है कि हम तुम्हारा वीट नहीं खरीदेंगे क्योंकि तुम्हारा वीट जो है वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वीट जो है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस को इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कि भैया देखो हमारे पास कोडेक्स एलिमेंटेरियस वाला स्टैंडर्ड है, तो ये चुप बैठेगा, फिर इसको लेना ही पड़ेगा फिर वीट। फिर ये मतलब इसका कोई मोरल ग्राउंड नहीं बनता कि ये हमारे वीट को बैन करे। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक तरह से हमारा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक तरह से गाइडलाइंस है, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा, जिस बॉडी का नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी, क्वालिटी एंड फेयरनेस ऑफ दिस इंटरनेशनल फूड ट्रेड। इंटरनेशनल फूड ट्रेड के अंदर ये सब चीजें हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे देखिए प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ, जो खाएगा उसकी हेल्थ प्रोटेक्ट होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का, गाइडलाइन का, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का हम दे रहे हैं। एंड रिमूविंग बैरियर्स ऑफ द ट्रेड, कि कोई हमारा मना कर देता ना भाई हम भारत का नहीं लेंगे वीट, उसको भी कोई इसके पास मोरल ग्राउंड नहीं होगा, कोई इसके पास ऐसा टेक्निकल ग्राउंड नहीं होगा जिससे बैन कर सके हमारे फूड क्रॉप्स को, ठीक है। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड टैक्स आर वॉलंटरी इन नेचर, ये वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। और भाई भारत के ऊपर है कि ये करे कि नहीं करे, ये फॉलो करे कि नहीं करे। भारत कहे कि नहीं हम तो नहीं कर रहे कोडेक्स को, है ना, ये इसका वॉलंटरी होना चाहिए। या फिर भारत ऐसा कहते हैं कि हम तो अपने नेशनल लेजिस्लेशन के अंदर डालेंगे कि हम कोडेक्स के जो फूड क्रॉप होनी चाहिए, वो कोडेक्स, जो भी फूड क्रॉप हम एक्सपोर्ट करें वो कोडेक्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एवरीवन कोडेक्स एलिमेंटेरियस को। अब इसी चीज को सबको मेंटेन करने के लिए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस को मेंटेन करने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यहाँ पर है। तो CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये क्या है, ये एक बॉडी है दैट इज रेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल है ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस को के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो किसने बनाया, किसको दिक्कत है कि लोगों की क्या है, इंटरनेशनली किसको दिक्कत है कि लोगों की हेल्थ सही रहे, कहीं कुछ वो गलत नहीं खा जाए, तो एक तो WHO को है,
एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ ने मिलकर ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यहां पर बनाया, ऐसे इसके अंदर समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जॉइंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड डब्ल्यूएचओ फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड्स को ही करते हैं, राइट, इसके स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करते हैं, राइट। मेंबरशिप ऑफ द कमीशन इज ओपन टू ऑल द मेंबर नेशन, सभी मेंबर नेशन के लिए ये ओपन है। और इसके अभी सीएसी के कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अभी 189 मेंबर्स है, ठीक है, जिसमें भारत भी एक मेंबर है, ये अपन को इसके अंदर याद रखना है। द कमीशन मीट्स इन रेगुलर सेशंस वंस अ ईयर, हर साल के अंदर, हर एक साल के अंदर ये क्या करता है, मिलता है। अब देखो, अब न्यूज में क्यों है ये समझो, अभी हम चीज समझ गए, अब न्यूज में क्यों है समझो कि भारत ने एक प्रपोजल दिया है कि भाई मिलेट्स जो है ना उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर सेट करने चाहिए, ऐसा भारत ने कहा है मिलेट्स के लिए, ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने उसको एंडोर्स करा है कि हाँ भाई भारत ने अच्छा काम करा है कि मिलेट्स के, अभी उसको एंडोर्स करा है, अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करा है। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भारत ने जो मिलेट्स के स्टैंडर्ड्स बना रखे उसको कोडेक्स ने क्या करा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपने किसके अंदर डाल लिया, अपनी लिस्ट के अंदर डाल लिया। अब देखिए कोडेक्स स्टैंडर्ड कैसे डेवलप किए जाते हैं ये हम इसके अंदर समझते हैं। जैसे कोई भी नेशन है, जैसे भारत है, अभी भारत ने कहा है, भारत ने एक प्रपोजल दिया है कि भाई मिलेट्स के ऊपर ये कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, ये सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो भारत क्या है, एक प्रपोजल दे रहा है। अभी देखिए, ए नेशनल गवर्नमेंट और ए सब्सिडियरी कमेटी ऑफ कमीशन यूजुअली मेक द प्रपोजल फॉर द स्टैंडर्ड्स टू बी डेवलप, कि क्या क्या स्टैंडर्ड डेवलप करने चाहिए। दे देन प्रिपेयर ए डिस्कशन पेपर, उसके बाद एक डिस्कशन पेपर प्रिपेयर कराया जाता है, ठीक है। आउटलाइन व्हाट द प्रपोज्ड स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेड टू अचीव, एंड देन ए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स द टाइम फ्रेमवर्क ऑफ द वर्क विद रिलेटिव प्रायोरिटी, है ना। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट तक यहाँ पर देना पड़ता है उस नेशन को। सबसे पहले प्रपोजल देगा, फिर प्रपोजल का एक डिस्कशन पेपर निकालना होगा, डिस्कशन पेपर के बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट वो बनाता है, ठीक है। जैसे भारत ने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाकर दिया, प्रपोजल दिया है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाकर देना पड़ेगा। इसके बाद एक बार प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आ गया तो कमीशन रिव्यू करेगा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को और डिसाइड करेगा कि स्टैंडर्ड्स, ये जो स्टैंडर्ड्स भारत बता रहा है इसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये कंट्री जो स्टैंडर्ड्स बता रहा है, जिसने प्रपोजल दिया है, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है एलिब्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशंस होता है, ठीक है। कमीशन का सेक्रेटरीट जो होता है, सचिवालय इसका जो होता है, और उसके अंदर इसके स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्ट प्रिपेयर कराया जाता है। फिर मेंबर गवर्नमेंट, ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन, कोडेक्स कमिटीज, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। स्पेशल एडवाइस दी जाती है और फिर स्टैंडर्ड्स को सेवरल ईयर्स लगते हैं डेवलप होने के लिए, और एक बार ये अडॉप्ट कर लेता है कमीशन, जैसे इंडिया ने प्रपोजल दिया है ना अभी मैंने आपको बताया, अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है कमीशन तो फिर कोडेक्स जो होते हैं स्टैंडर्ड्स वो ऐड हो जाते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंदर और पब्लिश हो जाते हैं उसकी वेबसाइट पर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज इंटरपोल। इंटरपोल की कोई पहली फुल फॉर्म बताओ मेरे को, इंटरपोल, एनीबॉडी इन द क्लास। इंटरपोल, इंटरपोल इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस से ये डराइव हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, इंटरनेशनल पोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस जो होती है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंटरपोल। अब इंटरपोल न्यूज के अंदर क्यों है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी 1923 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंटरपोल, ठीक है, और अब 2023 हो गए, समझ में आ रहा है। तो 100 साल हो गए ना इसको, तो ताली बजाओ सभी, 100 साल हो गए इंटरपोल को, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, इसलिए इंटरपोल जो है वो न्यूज के अंदर है। अब इंटरपोल क्या करती है ये समझो, ठीक है। अब जैसे इसकी मेंबर कंट्री है, मान लो ए बी सी डी, बहुत सारे मेंबर्स है इसके, इसके है ना करीबन 195 मेंबर्स हैं, ये याद रखो इंटरपोल के। तो इन सब की जो पुलिस है, जैसे भारत भी इसका एक मेंबर है, तो इन सब की जो पुलिस है ना उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। मान लीजिए कोई बी कंट्री में से किसी ने चोरी करी और ए कंट्री में जाकर चला गया, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की, पुलिस के बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा, इंटरपोल करेगा, ठीक है, अगर वो इंटरपोल की लिस्ट में आ गया तो, राइट। तो इंटरपोल क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट है, अलग अलग नेशंस है, उनकी पुलिस है, उनकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिससे कि वो हेल्प कर रही है टू कोऑर्डिनेट द पुलिस फोर्स ऑफ 195 मेंबर कंट्री। कितने हैं, 195 मेंबर कंट्री का है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इंटरपोल, ठीक है।
तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर क्या है, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है, ये आप इसके अंदर याद रखना। अब देखो बहुत सारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी बॉडी एजेंसीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर रॉ है, सीबीआई है ना, आप देखेंगे मिलिट्री है, राइट, और भी बहुत सारी एजेंसीज है, सीवीसी है ना, राइट, और भी बहुत सारी बॉडीज है, पुलिस, स्टेट पुलिस है, सेंट्रल पुलिस फोर्स है ना। तो किससे बात करें भाई, है ना, किससे बात करें, तो हर कंट्री के अंदर एक कोई डेजिग्नेट करा जाता है कि ये इसका क्या है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है हमारा, किसके लिए, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है इंटरपोल के लिए, कि इंटरपोल तुमको कभी बात करनी है तो किससे बात करें, इन इन सबसे थोड़ा ना बात करेगा, है ना। तो सीबीआई हमने ये बता रखा है हमारी कंट्री का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, जो कि डेजिग्नेट करा गया है किसके लिए, इंटरपोल के लिए, वो है सीबीआई। तो यहां पर देखो, ईच ऑफ द मेंबर कंट्री होस्ट एंड इंटरपोल इन नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, और हमारा नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, सीबीआई है, फॉर व्हाट, फॉर द इंटरपोल। इंटरपोल को कोई बात करनी होगी तो सीबीआई से बात करनी होगी। अब इंटरपोल क्या करता है, इंटरपोल बहुत सारे नोटिस देता है कि भाई रेड नोटिस निकाला है, जैसे होता है ना, इंटरपोल का रेड नोटिस निकाला गया है, ग्रीन नोटिस निकाला गया, ब्लू नोटिस निकाला गया है। तो ये मैंने आपको पूरे का पूरा लिस्ट दे दिया है। कभी भी कोई वांटेड पर्सन होता है, मान लीजिए वांटेड पर्सन है, तो इंटरपोल रेड नोटिस निकाल देगा। रेड नोटिस का मतलब क्या है कि एक नोटिस निकाल दिया सभी पुलिसेस को, 195 मेंबर्स की सभी पुलिसेस को, कि भाई ये जो पर्सन हो ना, ये वांटेड पर्सन है, इसको पकड़कर हमको दो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमको ये आदमी चाहिए, अब ये आदमी कौन से देश में रहता है हमें नहीं पता, तो सारे पुलिस से बात करने, इंटरपोल को हमने बोला, इंटरपोल हमको इसके ऊपर रेड नोटिस आप दीजिए, ये वांटेड पर्सन है, ठीक है, इसने ऐसा ऐसा करा है, ये बम ब्लास्ट करा है हमारी कंट्री के अंदर। इसी तरह से कोई पर्सन मिसिंग पर्सन होता है तो येलो नोटिस, ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ब्लू नोटिस, और ये सब नोटिस के अंदर होता है, ये आप इसके अंदर ध्यान रखें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 1923 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, 195 मेंबर स्टेट्स है, इंडिया ने इसको 1956 के अंदर ज्वाइन करा। आपको कोई पूछे कि इंटरपोल को इंडिया ने क्या फाउंडर मेंबर है, तो फाउंडर मेंबर नहीं था, ठीक है। इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस पुलिस फोर्सेज टू फैसिलिटेट क्राइम, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसका कंपोजिशन देख लो, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट फॉर द 4 ईयर, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल जो होंगे वो 5 साल के लिए रहते हैं। स्पेशलाइज सेक्रेटरीट होता है, डील्स विद द स्पेसिफिक इश्यूज लाइक साइबर क्राइम, टेररिज्म, ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल क्राइम्स। आगे चलकर और मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर जनरल असेंबली, यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये जनरल असेंबली होती है जो कि 1 साल में एक बार मिलती है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसके अंदर पढ़ लें। देखिए, इसके 4 ग्लोबल प्रोग्राम्स होते हैं। कोई पूछे कि भाई इंटरपोल के कौन से ग्लोबल प्रोग्राम है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ग्लोबल प्रोग्राम, या फिर एक लेवल लाइनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, काउंटर टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड एंड द इमर्जिंग क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम एंड द एंटी करप्शन। ये इसके 4 ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं जो आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप देखें, जनरल असेंबली, जनरल सेक्रेटरीट, एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज, जैसे एनसीबी भारत का कौन है, सीबीआई, किसके लिए, इंटरपोल के लिए, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जनरल असेंबली, जनरल सेक्रेटरीट, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, यहाँ पर इस तरह से है, राइट। 4 ग्लोबल एरियाज मैंने आपको बताया, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड फाइनेंशियल एंड एंटी करप्शन। ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, ऑफिशियल्स वर्किंग इन ईच स्पेशलाइज्ड क्राइम एरिया रन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज अलोंगसाइड विद द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। मेंबर कंट्रीज से सब ये कांटेक्ट में कोऑर्डिनेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पर करते हैं। दिस कैन बी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, सपोर्ट, फील्ड ऑपरेशन भी हो सकता है, ट्रेनिंग भी हो सकता है, नेटवर्किंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, है ना। इन एक्टिविटीज के अंदर कोई सी भी इस तरह से एक्टिविटीज करी जाती है। इसके अलावा इंटरपोल के पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो उसका खुद का एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसका नाम है I24/7। इसके अंदर रियल टाइम डेटा रहता है भाई, रियल टाइम डेटा, कि भाई यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो किसने करा, ठीक है। अगर पता चल गया है एक कंट्री को, तो सब कंट्रीज को ये डाल देगा उसके ऊपर, अपने इसके ऊपर सब कंट्रीज को पता चल जाएगा, ठीक है। एक तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम है जो जो एक इंटरपोल कनेक्ट्स ऑल ओवर कंट्रीज वाया कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्ड द I24/7, जो कि एक रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। कंट्रीज यूज दिस सिक्योर नेटवर्क टू कॉन्टेक्ट ईच अदर and the general secretariat. It also allows them to access our database and services in real time from both central and the remote locations, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
यहाँ तक सबको क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूरा वैली नेशनल पार्क। न्यूरा वैली नेशनल पार्क क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखिए, अभी न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, पहले ये समझिए, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। अभी न्यूज के अंदर क्यों है, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर देखा गया है ना, तो न्यूज के अंदर आ जाता है। दिस इज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द बिग कैट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, इसका मतलब क्या, अब ये क्या है, तो सर रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है तो क्या हो गया इसमें, तो ये नेशनल पार्क जो है ना बहुत ही हाइट पे है ना। आप देख रहे 10,000 फीट, 10,000 प्लस फीट के ऊपर है, ठीक है। तो इतने ऊपर भी ये रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, ये हमें पता चल गया इससे कि भाई न्यूरा वैली नेशनल पार्क के अंदर, हाँ। तो न्यूरा, ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क आप इसके अंदर इस तरह से समझ गए, वेस्ट बंगाल इसके अंदर होगा। कहाँ पर है ये, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो वैली नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन द कैलिम्पोंग, और इसको है ना एक तरह से मिस्टीरियस जंगल ऑफ कैलिम्पोंग भी बोला जाता है, ठीक है ना, हम बताएंगे अभी। इसके अंदर आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, कैलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, इंडिया, विच वाज एस्टेब्लिश 1986 के अंदर एस्टेब्लिश करा था। इसका नाम ऐसे न्यूरा से कैसे पड़ा, न्यूरा इसलिए कैसे पड़ा, इसका नाम पड़ा न्यूरा बिकॉज यहाँ पे एक रिवर बहती है, जिससे दैट रिवर इज नोन एज न्यूरा। न्यूरा रिवर यहाँ पर बहती है, इससे इसका नाम पड़ गया न्यूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, lies in the catchment of Neora river and is a part of global biodiversity hotspot located in the ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय के अंदर लोकेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, ठीक है। तो मतलब कोई दूसरी कंट्री से भी इसका क्या है, इसका बॉर्डर हो रहा होगा। तो देखो, दिस पार्क इज बॉर्डर बाय द फॉरेस्ट ऑफ द सिक्किम ऑन वन साइड एंड बाय द भूटान ऑन द अदर साइड। तो एक तरह से यहाँ पर सिक्किम के फॉरेस्ट और यहाँ पर एक तरह से भूटान के फॉरेस्ट कि दोनों को ये क्या कर रहा है, ये बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। एक साइड से भूटान के फॉरेस्ट को बॉर्डर कर रहा है और दूसरी साइड से सिक्किम के बॉर्डर को कर रहा है। देखिए, भूटान को कर रहा है न्यूरा नेशनल पार्क, और दूसरी साइड से आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिक्किम जो है उसको क्या कर रहा है, बॉर्डर कर रहा है, राइट। कहाँ पर है, खुद वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर है, भूटान और सिक्किम को टच करता हुआ नेशनल पार्क, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज न्यूरा नेशनल पार्क, ठीक है। links the Pangolakha Wildlife Sanctuary सिक्किम एंड द तोसारा स्ट्रिक्ट रिजर्व भूटान, ठीक है। है ना, तोरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व भूटान। चलो उसको याद ही कर लेते हैं कुछ, है ना। तो सबसे पहले देखो, वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर से याद आती है मुझको ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, है ना, दीदी जो है, ठीक है। दीदी है कि बहन जी, नहीं दीदी है, ठीक है। अब न्यूरा, न्यूरा है ना। दूसरा हमको याद करना है, एक तो पेंगोलखा, देखिए आपके सामने स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं, बनती है तो, और तूर्सा। अब देखो, वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी है ना, वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी नहीं रहती, कभी स्पीच देते देते फ्रस्ट्रेटेड सी हो जाती है, कभी आपने देखा होगा कि वो बैठी है, ठीक है, स्पीच दे रही है, इतने में कोई जय श्री राम बोल दिया बीच में तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई, ठीक है। ऐसे दिखते हैं ना। तो ममता बनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है, क्यों बोलती है, मेरे से नहीं हो रहा है, ये मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ये मीटिंग नहीं हो रही, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, है ना, नहीं हो रहा, इस तरह से, ठीक है। कि कोई दूसरी मीटिंग करेंगे, दूसरा दूसरा क्या, दूसरा, ठीक है ना। तो आप याद कर, समझ में आ रहा है। तो ऐसे याद करो ना, ममता नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आप उसको इमेज आ जाएगी ममता बनर्जी की आपके सामने, है ना, वेस्ट बंगाल, है ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल तो कोई दूसरा, दूसरा तो दूसरा, दूसरा, ठीक है, इस तरह से याद कर लोगे। फिर है ना, हर किसी से पंगे लेने की आदत है, पंगा, पंगोलखा, ठीक है, लाख लाख पंगे, लख लख पंगे ले लेती है वो, ठीक है। इस तरह से अभी बताइए, थोड़ा सा और इसको रिफाइन करोगे तो याद हो जाएगी, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एड टूरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व, स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, आप उससे भी याद कर सकते हो कि स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, राइट। चलिए देखो, हम सिर्फ और सिर्फ कोई ममता बनर्जी के फॉलोवर हो तो उनके लिए बोल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। कोई इसको अदरवाइज ना ले। डिक्लेयर्ड एज ए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक है। और नोन एज मिस्टिक जंगल ऑफ द कैलिम्पोंग, कैलिम्पोंग का मिस्टिक जंगल, कैलिम्पोंग के, ये इस तरह से बोला जाता है। फॉरेस्ट टाइप अगर हम देखें, सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड ब्रॉडली फॉरेस्ट, लोअर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अपर टेम्परेट मिक्स्ड ब्रॉडली फॉरेस्ट, और रोडोडेंड्रोन फॉरेस्ट, ये सारे फॉरेस्ट टाइप इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। की फौना, रेड पांडा, हिमालयन तहार, ठीक है, हिमालयन ब्लैक बियर, ये सब चीजें इसके अंदर फौना मिलते हैं, मतलब ये सब एनिमल्स इसके अंदर मिलते हैं, राइट।
चलिए नेक्स्ट इज ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। प्लेज का मतलब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि, या फिर लेती हूं कि, ठीक है, कोई प्रतिज्ञा ली गई है किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, और ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज ली गई है। ठीक है, तो क्या है ये, हम ये देखते हैं। 118 कंट्रीज के अंदर साइंड ए रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट कॉप 28 क्लाइमेट समिट, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 क्लाइमेट समिट के अंदर 118 कंट्रीज ने हाथ रखकर, आंख पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली है। ठीक है, क्या लिए प्रतिज्ञा कि हम, अब देखना ये सब ग्रीन एनर्जी जो है ना, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, उसको ट्रिपल कर देंगे, ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, तिगुना कर देंगे 2030 तक। तो सब कह रहे हैं कि हम ग्रीन एनर्जी को 2030 तक ट्रिपल कर देंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि, कौन ले रहे हैं, 118 कंट्रीज के अंदर प्रतिज्ञा ले रही है। ठीक है, तो इट एम्स टू ट्रिपल द वर्ल्ड एनर्जी capacity to 1100 gigawatt by 2030. According to it, the tripling of renewable energy is expected to practically eliminate fossil fuel as source of energy by 2050. अच्छा, 2050 तक सॉरी, ट्रिपल कर देंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन एनर्जी हम जो कैपेसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो 11,000 गीगावाट करेंगे बाय 2030। ये थोड़ा सा आप देख लेना, मैंने शायद पहले गलत बोल दिया था कि 11,000 गीगावाट बाय 2030 हम प्रोड्यूस करेंगे। एक तो इन्होंने ये बोला है, दूसरा इन्होंने बोला है कि 2050 तक हम ट्रिपल कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, कंट्रीज हैव टू डबल, अब इसके लिए कंट्रीज को डबल करना पड़ेगा उनका ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट फ्रॉम अराउंड 2% से 4% को करना पड़ेगा। एनर्जी एफिशिएंटली एनर्जी को यूज करना होगा एवरी ईयर अंटिल 2030 तक करना होगा। राइट, अब प्लेज तो ले ली, प्रतिज्ञा ले ली, प्रतिज्ञा तो सर मैं रोज लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं हो गया, लीगली बाइंडिंग नहीं है प्रतिज्ञा, मतलब बस मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो इट इज नाइदर लीगली बाइंडिंग नॉर ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल कॉप 28 कैलेंडर। कॉप 28 कैलेंडर के अंदर ऑफिशियल इसके अंदर नहीं है। इट हैज पोटेंशियल, अगर ऐसा हो जाता है, 118 कंट्रीज ने अगर ये प्लेज ले ली और प्लेज को फॉलो कर लिया, तो इट हैज पोटेंशियल टू अवॉइड ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय अबाउट 7 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। इतना कम हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब प्लेज किसने लिए, भारत ने प्लेज लिए, भारत ने कहा कि रहने दो भैया, हम ये फालतू की प्रतिज्ञा नहीं ले रहे। ठीक है, फालतू की इसलिए क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम, हमारे कोल फायर प्लांट्स जो है ना, उसके ऊपर हम अभी पूरा का पूरा हम क्या है, पूरा का पूरा हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एकदम से थोड़ा ना कोल फायर प्लांट्स को हम क्या कर देंगे बंद करके एकदम से रिन्यूएबल के ऊपर, नहीं, धीरे धीरे होगा शिफ्ट। तो उन्होंने बोला हम इतनी जल्दी प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। किस किसने लिए, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, USA, UAE and supported by the Brazil, Nigeria, Australia, जापान, कनाडा, चिली, बारबोडोस, इन्होंने ली है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना ने बोला कि नहीं साहब अभी नहीं कर पाएंगे, हम बाद में कभी लेना होगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, तो जो चीज नहीं कर पाए उसको पहले ही मना कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि प्रतिज्ञा भी ले लियो और कर भी नहीं रहे। नेक्स्ट इज अमृत टेक्नोलॉजी। अमृत टेक्नोलॉजी से अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ये पूछा जाए अमृत टेक्नोलॉजी रिसेंटली इन द न्यूज, बताओ क्या है, तो फिर अब यहां पर तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम सोच भी नहीं सकते अमृत टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। अमृत का मतलब यहाँ पे आर्सेनिक एंड मेटल रिकवरी बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। अब इसको मैं कैसे याद कराऊंगा तुमको, अमृत, अमृत पीना होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारे पेट के, आर्सेनिक एक्चुअली क्या होता है, आर्सेनिक है ना एक पॉल्यूटेंट है, वाटर पॉल्यूटेंट है ना। आई थिंक इससे ब्लैक फूड डिजीज भी इससे होती है आर्सेनिक से, है ना। आर्सेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर बहुत ही खतरनाक है। इसको इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर चला गया तो ये कैंसर भी कर देता है, स्किन डिजीजेस, कैंसर और बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये सब चीजें कर देता है आर्सेनिक। राइट, तो आर्सेनिक जो है ना वो अगर आप पी लिए ना तो आपको दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए आपको फिर वापस अमृत पीना पड़ेगा, तब जाके अब आप आर्सेनिक से बच पाएंगे। तो देखो, अमृत का मतलब है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय द इंडियन टेक्नोलॉजी, ये है। राइट, कि पानी में से ये हमको निकालना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज शेड लाइट ऑन ए प्रोग्रेस ऑफ द जल जीवन मिशन एंड आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय द इंडियन टेक्नोलॉजी, इसलिए ये न्यूज के अंदर अब है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल जल शक्ति ने कहा है कि देखो हम अमृत टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, जल को प्योर कर रहे हैं। राइट, आर्सेनिक हटा रहे हैं और मेटल हटा रहे हैं उसके अंदर। तो देखो, द टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय द, अब आईटी है ना, अमृत आईटी, आईआईटी मद्रास है ना, ऐसे आपको याद करना होगा, नाम से याद कर लो सारा। न्यूरा याद होगा, न्यूरा, न्यूरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, दूसरा दूसरा टूसरा, समझ में आ रहा है। और फिर क्या है, हर जगह पंगे लेना, पंगलक,
लाख लाख पंगे लेना, ठीक है, तो वैसे याद हो जाएगा। वैसे ही इसको भी याद करने की कोशिश, डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड द मेटल आयंस फ्रॉम द वाटर, वाटर के अंदर से ये आर्सेनिक और मेटल आयंस हटाना है, एड्रेसिंग वाटर क्वालिटी इश्यूज, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आ गया तो कर ही दोगे। आईआईटी कर रहा है, आईआईटी मद्रास कर रहा है, ये भी याद रखो। द टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ये यूज करा जा रहा है विच सेलेक्टिवली रिमूव आर्सेनिक, जो आर्सेनिक ही रिमूव करेगा व्हेन द वाटर पासेस थ्रू इट, उसके अंदर से वाटर पास होगा तो आर्सेनिक उसके अंदर से रिमूव कर देगा। अच्छा, तो सर ये तो पानी को है ना पूरा एक पूरी टंकी के अंदर वाला पानी नहीं, टंकी के अंदर वाला पानी जो होगा उसको करेगा, जो टंकी के अंदर से सब घरों में आता है, नहीं, घरों के अंदर कहीं से पानी आ रहा है उसको भी कर सकता है। तो डोमेस्टिक और कम्युनिटी लेवल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है ये, ठीक है। टेक्नोलॉजी अलाइंस विद द ब्रॉडर गोल्स ऑफ द जल जीवन मिशन व्हिच एम्स टू प्रोवाइड द सेफ एंड द पोर्टेबल टैप वाटर टू द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, रिकमेंडेड बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, अमृत टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिए, अब आर्सेनिक के बारे में पढ़ते हैं। आर्सेनिक एक नेचुरल कंपोनेंट है अर्थ क्रस्ट का, मिलता है ना, विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एनवायरमेंट इन द एयर वाटर एंड द लैंड, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, पर अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में है तो फेटल है, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है तो हाईली टॉक्सिक ये हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आर्सेनिक है इसके अंदर क्या क्या है, अब आर्सेनिक के अंदर देखो दो चीजें, एक तो है लॉन्ग एक्सपोजर, अगर लंबे समय तक इसके अंदर एक्सपोजर हो जाए, एक्सपोजर, और एक है एक्यूट एक्सपोजर, एक्यूट मतलब थोड़ा सा ही हुआ, ठीक है, मतलब एक्यूट बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट इफेक्ट, एक्यूट इफेक्ट बोलेंगे, जो इमीडिएट सिम्टम, जैसे मैंने आर्सेनिक पी लिया तो इमीडिएट सिम्टम क्या होगा, लंबे समय बाद तो मेरी बेड बजेगी, पर इमीडिएट सिम्टम्स ही होगा, वोमिटिंग हो जाएगी, पेट में दर्द हो रहा है मम्मी बहुत तेज, क्या हुआ, गंदा पानी पी लिया, ठीक है, डायरिया हो जाएगा, ये है एक्यूट इफेक्ट, है ना। दीज आर फॉलोड बाय द नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मसल्स क्रैम्पिंग एंड डेथ इन द एक्सट्रीम केसेस, ज्यादा ही पी लिया आर्सेनिक पी लिया पूरा पानी के साथ साथ, ठीक है, तो ये दिक्कत इसके अंदर हो सकती है। लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, इनटेक ऑफ आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर लीड्स टू आर्सेनिक पॉइजन और आर्सेनियोसिस, आर्सेनिकोसिस विद स्किन कैंसर, ब्लैडर, किडनी, लंग और डिजीज ऑफ द स्किन, ये सब चीजें हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकता है। इवन अगर मान लीजिए बच्चा जो है यूट्रस फॉर्म के अंदर जो बच्चा है, यूट्रो के अंदर जो बच्चा है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एक्सपोजर हो गया, तो उसका दिमाग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगा उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ज्यादा, फिर वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, समझने की जो डेवलपमेंट होगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कितना होना चाहिए पानी के अंदर, तो पानी के अंदर 0.01 मिलीग्राम या फिर 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बोला है कि भाई इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो परमिसिबल लिमिट के बाहर हो जाएगा। अगर मान लो 20 माइक्रोग्राम है तो मतलब खतरनाक है, 10 माइक्रोग्राम तक चलता है, हर 1 लीटर में 10 माइक्रोग्राम, भारत के अंदर ये 10 की जगह 50 है, देखो 50 माइक्रोग्राम पर लीटर भी भारत के अंदर ठीक है ना, कि भारत के अंदर परमिसिबल लिमिट के अंदर आ रहा है, राइट। तो आप देखो भारत WHO का स्टैंडर्ड देखो, भारत का 5 गुना ज्यादा है, ठीक है, 5 गुना ज्यादा, मतलब खुश होने की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि भारत ने अलाउ कर रखा है कि अगर इतना आर्सेनिक है तो भी चलेगा, ठीक है। तो हेल्थ पे तो इफेक्ट करेगा ही, पर फिर भी चलेगा, ऐसे इसके अंदर बोला गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड मॉड्यूलर कोर्सेज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मॉड्यूलर कोर्सेज हमने लॉन्च करे हैं, पॉलिटी का मॉड्यूलर कोर्स ले लो, मॉडर्न हिस्ट्री का ले लो, सभी बहुत ही एक्सीलेंट कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये मेंस का कोर्स है, ठीक है, और बहुत ही सस्ते में ये कोर्स है। आप एक बार इस नंबर पे कॉल करें 8788248734, 248734, ये इस नंबर पे डायल करें, आपको पता चलेगा कि इतने सस्ते में इतनी अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है, ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट, इकोलॉजी का, ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहा है और सभी टेंशन में है, टेंशन हटाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के करंट अफेयर जो है वो आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, ठीक है, आपको कहीं और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।